गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक फिजिक्स का खूबसूरत सा लेक्चर लेकर के आया हूँ। कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सिस। उसके एक्सिस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो हमारा रिजल्ट आया था 2kp/x³। हमारा जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 2kp/x³। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, k कूलम्स कांस्टेंट है, p जो है बच्चों, p क्या था, p डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, डाइपोल मोमेंट हुआ करता था। और x क्या है, x डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी। समझो x क्या है, x है डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एक टॉपिक है जिस टॉपिक को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये रहा पहला पार्ट, आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो नोट्स बनाते रहे पैरेलली और ध्यान से पढ़ें। कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। पैरेलली नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 2 महीने में आप कवर कर लोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहो और मजा आएगा। बस लास्ट वर्ड, मजा आएगा। तो आज का हेडिंग लगाएंगे हम लोग, हैशटैग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल, ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। 1 मिनट, जरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट। डन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो आज हमारा टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारा डाइपोल क्लियर है क्या होता है, फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूं। क्विक रिवीजन करा देता हूं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे यहाँ मेरे पास कोई चार्ज Q, इक्वल एंड अपोजिट लेना है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट। पहला चार्ज अगर माइनस ले रहे हैं तो दूसरा चार्ज प्लस लेना पड़ेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ले लो, r ले लो। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सिस्टम ऑफ डाइपोल। कल से बता रहा हूँ ये चीज, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सिस्टम ऑफ डाइपोल। अब इस सिस्टम ऑफ डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कहां पे, एट इट्स एक्सिस लाइन पे, इस लाइन पे। मतलब इसके एक्सिस लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कल निकाली थी, कैलकुलेट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे चलिए, कुछ नहीं करना है, कंसीडरेशन लिखना है। ये रहा -q चार्ज, ये रहा +q चार्ज। दोनों के बीच का स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो एनसीईआरटी लेती है, दोनों के बीच का स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो एनसीईआरटी बोलती है वो है 2l। ये रहा मिड पॉइंट, यहां से यहां तक हमने l माना, और यहां से फिर यहां तक हमने क्या मानेंगे, l। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। अब इसके सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन, सबसे पहली बात है एक्सिस तो समझ गए थे, कल निकाल लिया। इक्वेटोरियल लाइन बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन द सेंस 90 डिग्री पर, उसके सेंटर से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। मतलब ये रहा इसका सेंटर और ये रहा 90 डिग्री, ये रहा इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। ये आपका इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर
टॉपिक समझो पहले, पहले टॉपिक अगर क्लियर हो गया बहुत आसान है, बहुत बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे भी एट x distance from the center, x distance मतलब सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है, मान लो D। इस D पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस डाइपोल के कारण इस D पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो निकालो। समझ में आ गया? कंसीडरेशन सबको समझ में आ गया? समराइज कंसीडरेशन फिर से कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम और डाइपोल, एक डाइपोल का सिस्टम लिया जिसके बीच एक माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। 2l का मतलब है कि मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से इधर l और ये मिड पॉइंट से इधर भी l, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। अब हमें कहां निकालना है? इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री, मतलब इसके सेंटर से 90 डिग्री पर, इसके सेंटर से 90 डिग्री वाले लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? कहां पे? एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पर? x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है D, उस पॉइंट D पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चार्ज मिलकर के बन रहा है वो निकालना है। क्लियर? फिगर को नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करें। चलिए हो गया होगा, आइए बढ़ते हैं। बच्चों एक बात बताना, ये रहा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज के कारण देखो दोनों चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, दोनों चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक, दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², ठीक है, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, याद रखना। तो हर चार्ज के कारण अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और डायरेक्शन भी सबको पता है। ये रहा प्लस चार्ज, तो इस वाले थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 2 वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा या चार्ज के तरफ होगा? देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इससे दूर जाएगा, तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में बनेगा, E2, क्योंकि 2 माना है तो E2 ले लिया। ठीक है, समझ में आने के बाद क्लियर है? अच्छा, इस वाले चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो उसके तरफ आता है, याद है? जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, इससे दूर गया। और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों वो कहीं ना कहीं इधर बनेगा, E1। समझ में आ रही बात? फिगर क्लियर हो रहा है हर किसी को? धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं क्या, डाइपोल या इक्वेटोरियल लाइन या सब चीज सब क्लियर है, ठीक है? इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बच्चों ये एंगल थीटा मान लो तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी दिख रही है, ये एंगल पूरा थीटा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्लियर हो रहा है? फिगर को नोट डाउन करेंगे। ध्यान देना, फिगर नोट डाउन हो गया होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल की बात कर ले। सिमिलरिटी दिख रही है थीटा थीटा थीटा, तो यहां पर हम एक अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो हमारा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में? नहीं आ रही समझ में? फिर से समझो, क्योंकि ये एक सिमिलरिटी दिख रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, तो ध्यान देना इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, अच्छा ये पढ़े हो 7वीं 8वीं में एक चीज पढ़े होगे मैथ्स में कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, यहां देखो ध्यान से, जैसे कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल हमको ये वाला निकालना है, ये वाला अगर निकालना है तो ये एक्सटीरियर एंगल का
वैल्यू वही होगा जो इसके सामने वाले दो, मान लो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल का सम होता है, पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, 7वीं का मैथमेटिक्स लग रहा है बच्चों, 7th क्लास का मैथमेटिक्स है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। बात आई समझ में? मतलब कोई भी ट्रायंगल उठा लो, अगर एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल चाहिए तो उस एंगल के लिए अंदर वाला दोनों सामने वाले एंगल को ऐड कर दो। भाई ये थीटा थीटा तो ये थीटा, देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल थीटा, फिगर खराब हो रहा है आपको समझाने के चक्कर में, ये पूरा एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। सेम दिख रहा है? सेम एक्सटीरियर एंगल ये रहा पूरा एक्सटीरियर एंगल, देखो ध्यान से, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू वही होगा, वही वैल्यू होगा जो अंदर वाले दो ऐड करने पर होगा। बात है, ये थीटा थीटा, ये दोनों थीटा थीटा मिलकर के इसको 2 थीटा बनाया, इस 2 थीटा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, थीटा थीटा। बात आई समझ में? क्लियर हो रहा है? तो एंगल की चर्चा हो गई। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा E1 E2 की चर्चा कर ले, थोड़ा सा E1 E2 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक छोटा सा वेरिएबल है, हमें सब चीज पता है, ये x डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, क्लियर? ये डिस्टेंस 2l है, इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, तो ये वाला अपने आप भी r हो जाएगा, ये हमने माना है। r जो है बच्चों वो एज्यूम्ड है या कह लो वेरिएबल है। बात आ रही समझ में? इस कंडीशन में r हमने माना है। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा इससे तो r की वैल्यू नहीं रहेगी, ये r की वैल्यू अब निकाल सकते हो यार, ये हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, बेस प्लस परपेंडिकुलर से निकाल सकते हो। चलो वो बता रहा हूं कैसे वो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो बता रहा हूं, लेकिन ये एज्यूम्ड है, वेरिएबल है, ये हमने माना है, ठीक है? हमने मान लिया अभी कि चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r और इस चार्ज से इस पॉइंट तक की d पॉइंट तक की डिस्टेंस भी r माना है। चलो अब देखते हैं E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग, ध्यान से देखना। E1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? k q अपॉन r स्क्वायर, ये रहा 1। E1 की वैल्यू k q वाला चार्ज लिया और पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना ले रखा है? r, तो k q अपॉन r स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? k q अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना? अबे यार ये भी तो r डिस्टेंस है, k लिया, इस वाले चार्ज के कारण q लिया और ये डिस्टेंस r, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ध्यान से देखना दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो जो इनेट होगा, ध्यान से देखना, मतलब अब हम इसको E1 E2 ना लिखें क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है या सेम वैल्यू आ रही है। E1 की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर, E2 की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर, तो हम यहाँ E1 और E2 हटा दें क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है यार। क्लियर हुई बात? नहीं हो रही है बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है यार, E1 की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर, कोई नहीं डाउट है, E2 की वैल्यू भी k q अपॉन r स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने E1 E2 माना था, E1 E2 हटा दिया, दोनों को E मान लिया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 दिख रहा होगा सबको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एडिट कर दूंगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। क्लियर? मतलब जो E1 की वैल्यू है वही E2 की वैल्यू है, वही E की वैल्यू है। नोट डाउन करो जल्दी। हो गया होगा? अब चलो E1 E2 की चर्चा कर लिया हमने, हमें E नेट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है? तो E1 E2 मेरे पास है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कंडीशन में होगा बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट और इस कंडीशन में जो E नेट है वो E1 प्लस E2। नहीं बात है समझ में? छोड़ो, इससे नहीं हो रहा है क्लियर, दोनों की वैल्यू सेम है,
दोनों की वैल्यू सेम है ई और ई, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर से ही इसी डायरेक्शन में जाएगा ई नेट, हाँ या ना? सिंपल सी बात। अरे यार दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों वेक्टर का ऐड होगा तो कहीं ना कहीं इस बीच से ही जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो सर्च करना किसी अच्छे टीचर का, मैं बता रहा हूँ। अलग पांडे सर का है, फिजिक्स वाला चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, हमारे बहुत क्या कहें, एक तरह से मैं उनको गुरु मानता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा समझा रखा है वहाँ, तो इलेक्ट्रिक पढ़ लेना वेक्टर वहाँ से जा करके, नहीं हो तो किस जो आपको जो पसंद है, जो टीचर पसंद आ रहा है उस टीचर से आप पास आ जाओ, मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास ऑलवेज अवेलेबल 24/7 अवेलेबल रहेगा मैं। तो ई नेट यहाँ आए, इस देखो ई और ई दोनों का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ई नेट जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या किया जाए, हमें ई नेट चाहिए। अच्छा चलो ई की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे मैं तोड़ रहा हूं फिगर को हल्का सा, ये नोट डाउन कर लिया होगा, एक्सटीरियर एंगल 7th क्लास का कांसेप्ट लगाया है मैंने छोटा सा। आओ बच्चों, ये रहा ई और ये रहा ई, क्लियर? ये रहा ई, ये रहा ई, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। क्लियर है बात? दोनों वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्लियर? तो इस वाले वेक्टर का 2 कंपोनेंट टूटेगा और इस वाले वेक्टर का भी 2 कंपोनेंट, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? पढ़ा होगा वेक्टर का कैसे रिजोल्यूशन किया जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक में वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है। ये रहा ई, हमने ये फिगर उठा करके यहां रखा है, ध्यान से देखना, ये वाला फिगर उठा करके यहां रखा है, ठीक है? ये रहा ई, ये रहा ई, दोनों के बीच का एंगल थीटा थीटा। क्लियर है बात? बच्चों ध्यान देना, इस वाले का कंपोनेंट तोड़ रहा हूं मैं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, इस वाले वेक्टर का। बच्चों इस वाले वेक्टर का ई cos थीटा इधर होगा, थीटा इधर होता है उधर cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ई sin थीटा। क्लियर है बात, समझ में आ रही? इस वाले ई का कंपोनेंट तोड़ने जा रहा हूं मैं, इस वाले ई का कंपोनेंट भी ई cos थीटा इधर ही होगा, जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट cos थीटा का जाता है, cos वाला टर्म जाता है, और जिधर उसके परपेंडिकुलर ई sin थीटा। तो बच्चों ध्यान देना, जो ई नेट है, जो ई नेट होगा, देखो दोनों वेक्टर का, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ई sin थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। देख लो ध्यान से, इस वाले का कंपोनेंट टूटा ई cos थीटा, ये रहा ई वेक्टर, इस वाले जिधर थीटा होगा ई cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर ई sin थीटा। इस वाले का देख लो, इस वाले का देख लो, जिधर थीटा होता है ई cos थीटा, जिधर थीटा होता है ई cos थीटा, और जिधर उसके परपेंडिकुलर ई sin थीटा। तो ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि इस वाले का ई का कंपोनेंट ई cos थीटा इधर, इस वाले ई का कंपोनेंट ई cos थीटा इधर, ई sin थीटा ई sin थीटा। तो ध्यान देना, जो ई sin थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है, एक डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, दूसरा डायरेक्शन नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। बात आई समझ में? दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट करने के कारण जो ई नेट है वो इन्हीं दोनों कंपोनेंट के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के cos थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बन रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, मतलब 2e cos थीटा। बात आ रही समझ में? 2e cos थीटा, मतलब इस वाले केस में इक्वेटोरियल लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस कंपोनेंट के कारण होगा बच्चों? cos थीटा कंपोनेंट के कारण होगा। sin थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। बात आ रही समझ में? sin थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों? कैंसिल आउट कर रहा है। फिगर को नोट डाउन करें। अब निकल गया बच्चों, अब आपका कैलकुलेशन क्लियर हो गया, अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं बहुत तोड़ के बता रहा हूं, एक एक चीजें तोड़ के बता रहा हूं। जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, 7th के 8th के 9th के सारी कंसेप्ट लगा, ठीक है? चलिए, ई cos थीटा का तो 2e cos थीटा हो गया। नेक्स्ट अब क्या किया जाए, आगे बढ़े? कुछ नहीं करना है, ई की वैल्यू डाल दीजिए। आई 2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा k q, दोनों चार्ज सेम है, कोई भी चार्ज ले लो, k q अपॉन
क्योंकि r डिस्टेंस है, r स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू देखो ध्यान से देखो, r स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज और पॉइंट का डिस्टेंस r है। kq upon r स्क्वायर फार्मूला होता है ना, kq upon r स्क्वायर, हां r स्क्वायर लिखा हमने। cos थीटा का वैल्यू होता है बच्चों 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में बच्चों, cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर में बेस हमारा l है ना, सॉरी क्लियर है बात। cos थीटा की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे बेस क्या है बच्चों, l है, देखना फिगर में बेस क्या है, l है, हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, नहीं बात 10th का है, 10th के ट्रिग्नोमेट्री का बात है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा यहां पर l दिख रहा है, देखो ध्यान से इधर फिगर में l दिख रहा है, अपॉन हाइपोटेन्यूज का रोल कर रहा है r, हाइपोटेन्यूज का रोल ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सबको पता है, हाइपोटेन्यूज का रोल r प्ले कर रहा है, l अपॉन r। तो cos थीटा की जगह क्या होगा, l अपॉन r। अब देखो ध्यान से, हमने पहले ही बताया था कि r एज्यूम्ड है, वेरिएबल है, r की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं रहेगा, k की रहेगी, q की रहेगी, l की रहेगी, लेकिन r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। क्यों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि r हमने एज्यूम कर रखा है, तो इस r को हमको टर्मिनेट करना होगा। r को टर्मिनेट करने के लिए क्या करें, 6th क्लास का मैथमेटिक्स, क्लास 6 का मैथमेटिक्स लगेगा, ध्यान देखना। r को टर्मिनेट करेंगे हम, r को टर्मिनेट करने के लिए हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाएंगे। देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो r हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर यहां पे x प्ले कर रहा है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर x प्ले कर रहा है, तो x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, बेस जो है l स्क्वायर। ध्यान देना, समझ में आ रही बात। ये कांसेप्ट लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर इस फिगर में हाइपोटेन्यूज की जगह पे r दिख रहा है, h स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे x दिख रहा है, x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, x दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, उसका जगह पे प्लस की जगह प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों बेस की जगह पे l है, तो बेस स्क्वायर की जगह पे l स्क्वायर। तो r